अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 18 है डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। इसके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द लेंथ ऑफ अ स्पेसशिप इज़ मेजर्ड टू बी एक्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। अब ये जो मैं डाटा दिया हुआ है, उसमें मेरा जो तरीका होता है मैं क्या करती हूँ कि डाटा भी लिखती हूँ साथ और सोल्यूशन का अलग हेडिंग देती हूँ। बिकॉज आप लोग जब पेपर में सॉल्व करते हैं तो आपको इस तरह से जब एग्जामिनर को समझ आता है तो इस तरह से आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या कहा है, प्रॉपर लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, L0 से शो करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास अपेरेंट लेंथ होगी, मतलब कि अभी हमने सवाल में क्या कहा है कि लेंथ ऑफ द स्पेसशिप इज़ मेजर्ड टू बी एक्जैक्टली, मतलब उस बंदे ने जो मेजर किया ना उसको जो नज़र आया, अपेरेंटली जो नज़र आया है, तो अपेरेंट लेंथ कितना है इसका, L है। फिर हमें कहा है कि हम लोग अभी इसके जो हमारी जो गिवन कंडीशन उसके मुताबिक हम लोग जब स्टेटमेंट बनाए, एक इक्वेशन बनाए, तो हमारे पास बन रहा है L इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। हमें यह कहा है कि जो लेंथ ऑफ द स्पेसशिप है वो मेजर किया गया है एक्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ, यानी 1/3 है उस प्रॉपर लेंथ के। तो हमें इस सवाल में क्या कहा गया, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्पेसशिप रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर। तो स्पेसशिप की स्पीड क्या होगी ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो हम लोगों ने v निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन के अगेन हेडिंग देंगे और ये आप लोगों ने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये आप लोगों ने लेंथ कंट्रैक्शन में जो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो अब आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो फार्मूला है हमारे पास क्या है, L इज़ इक्वल टू L0 √1 - v²/c², ठीक है। फार्मूला ये है। अब इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने L की जगह क्या लगाना है, 1/3 L0 इज़ इक्वल टू L0 √1 - v²/c², ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, सिंपली आप लोगों ने कैंसिलेशन करनी है। L0 दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास और पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1/3 इज़ इक्वल टू 1 - v²/c², क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। हमें क्या चाहिए, हमें v² चाहिए, मतलब हमें सिर्फ v चाहिए, ये वाला v हमने निकालना है, ठीक है। और c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट है। स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, हमारे पास ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से और हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 1 - v²/c²। अब फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, फर्दर आप लोगों ने ये करना है कि 1 - v²/c² को आप लोगों ने इस साइड पे ले आना है, v²/c² इज़ इक्वल टू 1 - 1/9, ठीक है। 1/9 बन गई है। और फिर आप इसको फर्दर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0.88 आ जाएगा। किस तरह करेंगे आप लोग, ये 9 ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 9 आ जाएगा और ऊपर भी 9 आ जाएगा। 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 को डिवाइड करेंगे 9 पे, आपके पास 0.88 आ गया, ठीक है। फिर फर्दर आप लोगों ने v²/c²। और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से भी बल्कि अभी रहने दें, अभी आप लोग क्या करेंगे कि 0.88 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 × 10⁻8 का स्क्वायर। स्पीड ऑफ द लाइट की वैल्यू ये होती है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर और ये कितना आगे 8 × 10⁻16 और फिर इसको क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो यहाँ पास क्या आ रहा है, बल्कि इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। आपके पास जो आंसर गिवन है ना वो सी में गिवन है, सो मैं सी में लिख रही हूँ, ठीक है। मतलब ये कि आप लोगों ने क्या करना है कि सी की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी, ठीक है। आप क्वेश्चन देखें, आपके पास सवाल में क्या कहा हुआ है, सवाल में जो जवाब दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इस पहले क्वेश्चन की न्यूमेरिकल्स में जो आंसर दिया हुआ है उसमें आपको सी एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, v² इज़ इक्वल टू 0.88c², ठीक है। फिर आप अंडर रूट लेंगे और v हमारे पास निकल आएगा, c बाहर निकल जाएगा और सिंपली आप लोगों ने अंडर रूट लेना है किसका, 0.88 का। सो ये 0.942 आ रहा है। सो मैं पहले जो आपको बता रही थी वो क्या था, वो हमारे पास था स्पीड ऑफ द लाइट की वैल्यू लगा के, बट मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों ने स्पीड ऑफ द लाइट की वैल्यू नहीं लगानी, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में आंसर ऐसे ही गिवन है। सो दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। उसके स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सवाल में क्या कहा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड इन
इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम में जो टाइम पीरियड मेजर किया गया, मतलब ये कि हमारे पास ये क्या प्रॉपर टाइम है, ओरिजिनल टाइम वो कितने 3 सेकेंड है। सो सबसे हमारे पास क्या होते हैं, डाटा होता है। अब हमें क्या कहा हुआ है नेक्स्ट कि हम लोगों ने क्या बताना है, व्हाट इज़ द पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के लिहाज से जो भी टाइम मेजर किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, टी होता है, मतलब ये कि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, ठीक है। अब इसको आप लोग स्मॉल टी भी कह सकते हैं, ठीक है, टी नॉट, स्मॉल टी नॉट। और हमें कहा हुआ है कि विद द स्पीड ऑफ, अब उस ऑब्जर्वर की स्पीड भी कही गई है कि हमें कितना दिया हुआ है 0.95 सी। अब ये बात आप याद रख लें कि यहाँ पर कहीं भी सी यानी स्पीड ऑफ द लाइट की वैल्यू पुट नहीं की गई, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं लगानी, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली क्या लिखना है, सी लिख देना है डायरेक्ट। सो उसके बाद हमें क्या कहा हुआ है कि अगर ऑब्जर्वर इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम, तो हमने टाइम पीरियड बताना है उस पेंडुलम का। पहले हमें जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिया गया है वो कितना है, 3 सेकेंड है। सो इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला लगाना है जो हमें न्यूटन्स ने दिया था, जो हमें आइंस्टाइन ने दिया था, टाइम डायलेशन वाला, वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टी इज़ इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। बस इस फार्मूलास की ये ख़ास बात है कि सब में इस तरह के फार्मूला, मतलब ये कि 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। और बाकी ये कि आप लोगों को बताना चाहिए कि आप लोगों को सवाल में कहा क्या जा रहा है। ये ओरिजिनल टाइम पीरियड था, 1 माइनस वी स्केयर हमें कितना दिया हुआ है 0.95 सी का होल स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर। फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.9025। अभी आप लोगों ने क्या लेना है, स्केयर ले लेना है, ठीक है, ओपन कर लेना है। तो आपको लेके दिखाती 0.95 का स्केयर 0.9025 आ रहा है, और साथ में सी का भी स्केयर आ जाएगा। और इसको डिवाइड कैसे करना है, सी स्केयर से, सी स्केयर से कैंसिल। और बाकी पीछे क्या बच गया, 1 माइनस 0.9025, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0.9025, और आपके पास ये कितना आ रहा है 0.097 आ रहा है। इसको अंडर रूट भी ले लें, और आपके पास ये आ रहा है 0.312, और 3 को डिवाइड कर दें 0.312 से, और ये आपके पास आंसर आ रहा है 9.6 सेकेंड। क्लियर हो गया। सो इस तरह से आप लोग इजीली फार्मूलाज पे ग्रिप अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आपका आंसर इजीली निकल आ सकता है। सो सिंपली आप लोगों को कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है। सो डैट्स वाई, बाकी कोई मुश्किल नहीं होती न्यूमेरिकल्स में। और स्टेटमेंट पे आप लोगों की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये कि स्टेटमेंट में आपको जो कहा जा रहा है ना वो आप लोगों ने फटाफट कैच कर लेना, ठीक है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे। इस चैप्टर की खास बात ये कि इसके भी न्यूमेरिकल्स 5 ही हैं, लाइकवाइज यूनिट नंबर 17 एंड यूनिट नंबर 16। सो नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल में हमें कहा हुआ है अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज़ 3.0। अब इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन में कहा हो, लेट्स सपोज अभी मैं एक टाइम डायलेशन वाला फार्मूला आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। इसके बारे में एक अच्छी सी बात बताती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आगे आसानी रहे, ठीक है, ऊपर वाले काम पे ना जाएं। ये हमारे पास पिछला लेक्चर था। सो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, टाइम डायलेशन को ही ले लेते हैं। टाइम डायलेशन टी नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। सो ये जो हमारे पास टाइम होता है ना, ये याद रखना हमेशा आउटसाइड द रेफरेंस फ्रेम होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये वो टाइम होता है ना जो उस बंदे ने लिया होता है। कब लिया होता है, जब वो उस जगह ना हो, मतलब मौजूद ना हो, और वो बाहर से ही कोई ना कोई टाइम ले रहा है, ठीक है। मतलब ये कि हम लोग कहते हैं ना कि मोस्ट प्रोबेबल टाइम होता है, वो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो उधर से ही टाइम जो ले रहा है, बाहर से ही ले रहा है, ठीक है। अब अगला जो मैं बता रही हूँ ये हमारे पास टाइम, ये कौन सा टाइम होता है, ठीक है। अब बच्चों को इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, सो डैट्स वाई मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता रही हूँ। अब ये हमारे पास कौन सा टाइम है, ये इनसाइड द रेफरेंस फ्रेम वाला टाइम है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका अपोजिट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जो उस बंदे ने, लाइक अगर हम लोग स्पेसशिप की बात करें तो वो स्पेसशिप के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। उस बंदे ने उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए मालूम किया। ये नहीं कि वो अपने से अंदाजे लगा रहा है, ये वो टाइम है जो उसने हकीकत में मालूम किया, ठीक है।
तो ये वो टाइम है कि जो उस बंदे ने उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए मालूम किया। ऑब्जेक्ट से मुराद स्पेसशिप भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था कि मैयर किया है, बस स्पेसशिप में मैयर किया है, ठीक है। सो दैट्स वाई कि ये वो टाइम है या फिर कोई भी लेंथ L नॉट होगा, इसी तरह L नॉट होगा या M नॉट होगा। ये क्या होता है? ये वो मास होता है, ये वो लेंथ होता है जो उस बंदे ने उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए मालूम किया। बट हम लोग जब T बात कर रहे थे, L बात कर रहे थे, M बात करते हैं, यानी जो जिसका कोई सबस्क्रिप्ट मौजूद नहीं होता, तो उनके लिए हम लोग क्या कहते हैं, ये आउटसाइड द रेफरेंस फ्रेम है, यानी ये वो टाइम है जब उस बंदे ने दूर से खड़े होकर अपने अंदाजे के मुताबिक बताया, ठीक है। तो ये वो मेन पॉइंट है जो आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ठीक है। इसलिए वीडियो लेक्चर को ना कंप्लीट देखा करें ताकि आप लोगों का कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए, ठीक है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे पॉइंट आप लोगों को बताना चाहिए। सो नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल अपने न्यूमेरिकल की तरफ वापस आते हैं। सो जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है ना, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, बहुत मज़े का टॉपिक है अगर आपने उसके लेक्चर्स और कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से लिए हों, ठीक है। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप लोगों को अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। सो स्टे कनेक्टेड और स्टे ट्यून, ठीक है। और हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ वापस आते हैं। हमें कहा हुआ है कि एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और उसका वर्क फंक्शन में कितना दिया हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दिया हुआ है। अगेन मैं डाटा लिखना भूल गई, तो डाटा आप लोगों ने लिखना है। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। इस इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ हमें दी हुई है और उसको इल्यूमिनेट किया गया। वेवलेंथ कितनी दी हुई? 3 × 10⁻⁷ मीटर्स। दैन नेक्स्ट हमें कहा है कि कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं? F0 से। मैं F0 से शो करती हूँ, बाकी आई डोंट नो, ठीक है। मतलब ये कि एक तो होता है ना कि कट ऑफ वेवलेंथ होती है, ठीक है, जिसको लैम्डा नॉट से शो करते हैं। तो इस तरह से थ्रेशोल्ड या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बीटा में हमने क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या बना था? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है। अब इसके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी निकालनी, फोटो इलेक्ट्रॉन से निकाली, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड हमने क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको V0 से शो करते हैं, ठीक है। V0 आप सब बुक पे लिखा हुआ है, सो वही हम लोग यूज़ करते हैं। सो अब जो नेक्स्ट बात है हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कहा है कि हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? F0 के बराबर होता है। और हमें कहा है कि हम लोगों ने F0 निकालना है, तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। हम लोग वर्क फंक्शन को डिवाइड करेंगे किस पे? H पे। H के प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है 4.8, हमें क्वेश्चन में गिवन है ये, × 10⁻⁹। अब ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन था, मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ आवर स्टूडेंट्स कि ये कैसे होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि 1.6 × 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मेरे पास कहाँ से है? 1.6 × 10⁻⁹। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इसको याद रखें, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके क्या करना चाह रही हूँ? अब ये हमारे पास वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन किस में होता है? वर्क हमेशा जाउल में होता है। सो मैं इसको जाउल में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो जाउल में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4.8 × 10⁻⁹। आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है, जाउल्स आ रहा है। सो ये इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्जन किया। तो इस तरह से आप लोगों ने इस छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है कि आप लोग कैसे जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल पे जा सकते हैं। इसको हमने किससे डिवाइड करना है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए, 6.16 × 10⁻34। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर पे, और 4.8 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, बेशक न्यूमेरिकल्स हमारे पास कम हो बट सॉल्व करते करते टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना कि न्यूमेरिकल छोटे थे और मैंने टाइम इतना लगा दी, क्योंकि आप लोगों को बताना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग रोज़ करते रहते हैं FSC। 7.2 × 10⁻14। अब ये हर्ट्स होगा इसका यूनिट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स होता है। फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। बीटा पार्ट हमने क्या करना है? बी पार्ट हमने करना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होता है? HF माइनस फाई या वर्क फंक्शन, ठीक है। और हमें फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है, HP हमने निकाल लिया है। सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने यहाँ से ईज़िली निकाल सकते हैं, H को मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि नहीं स्टूडेंट्स वेट, कि हमारे पास ये कौन से फ्रीक्वेंसी है? हमारे पास कट ऑफ तो नहीं है,
ठीक है। हमारे पास थ्रेशोल्ड तो नहीं है, हम लोग क्या करेंगे एच सी ओवर लेमडा कर देंगे, ठीक है। इसको एफ हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो एफ सी ओवर लेमडा के बराबर कैसे आता है, वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा होता है। वी को हम किससे रिप्लेस करें, सी से, एफ लेमडा। हमें क्या चाहिए, हमने एफ़ की जगह सी ओवर लेमडा कैसे निकाला है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एफ़ अलहदा है, तो मैं इस लेमडा को यहाँ पे सी से डिवाइड कर दूँगी। सो दैट्स वाई मैंने लिखा है कि एफ़ इज़ इक्वल टू सी ओवर लेमडा होता है माइनस वर्क फंक्शन। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ लगानी है सिंपली 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, स्पीड ऑफ द लाइट से 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लेमडा वेव लेंथ कितनी है 3 इंटू 10⁻7 और माइनस करना है आपने किसको, वर्क फंक्शन को 4.8 इंटू 10⁻19 ये जाउल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आप लोगों ने क्या करना है, पूरा एक लाइन में ही लिखना है, ठीक है, सीक्वेंस में, ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप लोग कर के रहे हैं। सो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप लोग खुद मल्टीप्लाई कर लें, पहले इन सब को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ठीक है। जो वैल्यू निकलेगी ना, वैल्यू इस तरह कुछ निकलेगी और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.83 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। सो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो इस तरह से आपने अपना आंसर निकालिए। काइनेटिक एनर्जी भी जाउल्स में ही होता है, ठीक है। यूनिट ऑब्वियस सी बात है, यूनिट इसका क्या होगा, जाउल्स होगा, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल्स होता है। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने सी पार्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आपने एक और बात पढ़ी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से भी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपने टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में ये लाइन पूरी लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से, हमारे पास क्या निकलता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकलता है। हम ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा सकते थे, बट हम लोगों को वी नॉट नहीं मालूम था, हमने कि काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तो वी नॉट भी नहीं मालूम था, तो हम कैसे निकाल सकते हैं एक फार्मूला में से दो चीज़ें। सो दैट्स वाई मैंने ये फार्मूला लास्ट में प्रेफर किया और मैंने यहाँ पे क्या कि 1.83 इंटू 10⁻⁻19 लिख दिया और इसको डिवाइड किससे किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये मैंने क्या किया, चार्ज जब तक इलेक्ट्रॉनिक है, अगेन वही बात है, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना 1.83 विच इज़ डिवाइडिंग विथ 1.6 1.14 आ रहा है। सो अब इसका यूनिट क्या होगा, अगेन स्टॉपिंग पोटेंशियल है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, वोल्ट्स होता है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसका यूनिट क्या लगाया, वोल्ट्स लगाया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो नहीं था बल्कि ये हमारा आज का फोटो इलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट से। नाउ स्टूडेंट, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ अवर लेक्चर, a 50 kilo electron volt X-ray is scattered through an angle of 90 degrees. What is the energy of X-ray after Compton scattering? तो स्टूडेंट हमें सवाल में कहा गया कि एक 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे है, वो स्कैटर्ड हो रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। उसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री स्कैटरिंग एंगल बन रहा है। तो हम लोगों ने बताना है एनर्जी ऑफ एक्सरे, और जब हम लोगों ने एनर्जी ऑफ द एक्सरे बताना है, अब ये देखिए कि फर्स्ट जो हमें एनर्जी गिवन है ना, वो एनर्जी है बिफोर स्कैटरिंग, मतलब उसने जब आके स्ट्राइक किया उस मेटल सरफेस पे, उसके बाद जब वो बिखरा मतलब आगे पीछे गया, लाइक उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और रेस खुद निकलती हैं। जो रेस और निकली है उसका हमने बताना है एनर्जी, और वो भी किस में बताएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें सवाल में भी किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, डाटा होता है। हमें क्या दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है, ठीक है। एनर्जी कितनी दी हुई है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो को क्या लिखते हैं, 50 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल्स में जाना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 50 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्रीज। कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या निकालना है हमने, एनर्जी निकालनी है। क्लियर हो गया। अब इसको मैं ई डैश से शो कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को कॉम्पटन इफेक्ट की थोड़ी एक विजुअल डायग्राम दिखा दूँ, ठीक है, कि हमारे पास एक इस तरह मेटल बॉक्स होता है, ठीक है, ग्रेफाइट या कार्बन जो भी है, और उस पर आके सबसे पहले एक वेव टकराती है, ठीक है। और मैं बता दूँ कि हमारे पास ये वाली कौन सी एनर्जी होती है, इसका एनर्जी ई होती है, इसका लैम्डा ये होता है और इसका फ्रीक्वेंसी ये होता है। जब इसमें से स्ट्राइक करती है तो हमारे पास ये प्लेन था, मतलब ये कि हमारे पास सीधा एक्सिस है, और यहाँ से हमारे पास क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। यहाँ से हमारे पास क्या निकला, आई थिंक सो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की मैंने पोजीशन ऊपर नीचे बना दी, बट ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने रे बना दी है, एक्स रे या फिर जो भी है, कोई भी रेस निकल गई, एक्स रेज निकल गई, ठीक है।
सो अब जो ये एक्स रेज होंगी ना, इसकी एनर्जी क्या होगी, ई डैश होगी, वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा डैश होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश होगी। सो हमने निकालना है कि हम लोगों ने ये वाली एनर्जी निकालनी, क्लियर हो गया, ये हमें अननोन है। और बाकी ये कि हमें ये वाली एनर्जी गिवन है और इससे हम लोग आगे चीज़ें निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बात याद रखनी, कॉस 90 हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री से 0 होता है, ठीक है। सिंपली कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो पूरी टर्म कैंसिल होगी ना, बाकी इसको छोड़े। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें लैम्डा भी चाहिए, इधर डालने के लिए लैम्डा चाहिए। ये वाला लैम्डा हमें अननोन है, इस लैम्डा को हम कैसे निकाल सकते हैं, ई इज़ इक्वल टू एच एफ होता है, क्लियर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन, हमने ई भी निकालना है, सॉरी ई हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए। इस फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी की तो कोई जिक्र नहीं हो रहा। सो हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना चाह रहे, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, लैम्डा निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग ने एच सी ओवर लैम्डा लिखी है। अब लैम्डा को मैं इस तरफ शिफ्ट कर लूँगी और एच सी ओवर ई हो जाएगा। और सिंपली मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँगी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई ई हमें कितना दिया हुआ है सवाल में, ई हमें दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻3। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया हुआ है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो लैम्डा आता है ना वो मीटर्स में आता है और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जाउल्स है। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है, सो हम लोग इसको जाउल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, मैंने आपको पहले बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। और इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 6.63 मैं आपको बल्कि पूरे सॉल्व बल्कि साथ ही कर लेते हैं। 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइंग विथ 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडिंग विथ 50 इंटू 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पास क्या आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻11 2.4 इंटू 10⁻11 और ये मीटर्स में, क्लियर हो गया। लैम्डा है तो मीटर्स में लिखना। सो हमने लैम्डा तो निकाल लिया, अब हमारी एक मुश्किल ख़त्म हो रही है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आसानी की तरफ जा रहे हैं। बट अब इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, अब इसके बाद हम लोगों ने लैम्डा डैश में पुट करना है, लैम्डा डैश वाले फार्मूला यानी कॉम्पटन फार्मूला में पुट करना है। तो लैम्डा डैश क्या है, किसके बराबर है 2.4 इंटू 10⁻11, मतलब लैम्डा की वैल्यू लगा रही हूँ और उसमें प्लस करना है एच ओवर एम नॉट सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2.4 पिकोमीटर होता है ना, 2.43 इंटू 10⁻12। अब अगेन मैं आपको बता दूं कि 1 माइनस कॉस 90 को मैंने क्यों नहीं प्रेफर किया, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो कॉस 90 जब 0 होता है तो फिर ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब आप कॉस 90 की जगह 0 पुट करते हैं, 1 माइनस कॉस 90 की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 को जब अगेन आप 2.43 पिकोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगेन वही वैल्यू दोबारा वापस आ जाएगी, तो इसलिए मैं इसको प्रेफरेंस नहीं दे रही, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करूँगी 2.4 इंटू 10⁻11 प्लस 2.43 इंटू 10⁻12 ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है 2.6 इंटू 10⁻11 मीटर्स आ रहा है। अब इसका यूनिट क्या होता है, लैम्डा का यूनिट भी मीटर्स में होता है। अब इसमें से हमने लैम्डा डैश निकाल लिया, बट हमें सवाल में क्या चाहिए था, अगेन मैं आपको दिखा दूँ हमें सवाल में क्या ज़रूरत थी, हमें एनर्जी डैश चाहिए थी, ई डैश ये क्या है, ये वाली। तो हम लोग इधर से निकाल सकते हैं ईजीली यार। तो अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट मैंने आपको क्या कहा, हमें ई डैश चाहिए, ई डैश का फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ होता है। तो हमें एफ से तो कोई ताल्लुक नहीं हमारा, हम लोग लैम्डा पुट करके निकालना चाह रहे हैं, तो एच सी ओवर लैम्डा डैश होगा। स्टूडेंट्स क्यों डैश होगा, क्योंकि हम लोग इस ई नॉट की बात करें तो इसके साथ हम लोग लैम्डा कौन सा लगाएंगे, लैम्डा डैश लगाएंगे। आप लोगों ने लैम्डा लगाने वाली गलती नहीं करनी, ठीक है। लैम्डा आपने नहीं लगाना, लैम्डा डैश लगाना है। जब ई डैश है तो लैम्डा भी डैश होगा, बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है। सो ये आपस में जो अपोजिट इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। सो डैट्स वाई हम लोगों ने कहा है कि ये ई डैश हो रहा है तो ये भी ई लैम्डा डैश होगा। तो ई डैश हमें चाहिए और एच हमारे पास कितना है 6.63 इंटू 10⁻34। बाकी हमारे पास क्या है मल्टीप्लाइंग विथ 3 इंटू 10⁸। लैम्डा डैश हमारे पास कितना है 2.6 इंटू 10⁻11।
सो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे फर्दर और हमारा आंसर निकल आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸8। इसको डिवाइड किससे करना है 2.6 इंटू 10⁻11 और ये हमारा आंसर आ गया है 7.65 इंटू 10⁻⁻15। अब स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो आंसर आए ना, आप लोग ये भी आंसर लिख लेंगे तो ये भी आपका करेक्ट माना जाएगा। बट मैंने आपको सवाल के शुरू में बताया है कि हमें जब सवाल में ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है एनर्जी की जो आंसर है, एनर्जी की जो वैल्यू गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी गिवन है, तो हम लोग जो इस वैल्यू को भी ना जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे जाउल्स में कैसे आए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब लैम्डा निकाला था ना, वो लैम्डा का यूनिट क्या था, मीटर था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप एनर्जी निकाल रहे हैं ना, एनर्जी निकाल रहे हैं तो जब लैम्डा मीटर कैसे होगा, जब एनर्जी भी क्या होगा, जाउल्स में होगा। सो मैंने इधर यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई किया था और इस तरह मेरा जो एनर्जी है ना वो जाउल्स में आया। सो जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, जाउल से जब भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होता है तो डिवाइड करना है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। सो आप लोग क्या करेंगे, ई डैश इज इक्वल टू 7.65 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडिंग विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये आंसर आ गया आपके पास 47812.5 47812.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को ये कुछ लंबी शंबी वैल्यू लग रही है, तो आप लोग क्या कर दें, इसको आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप लोग अपनी बुक में देखें तो हमारा आंसर जो आया ना वो आया है, बुक में जो आया 45.5 आया। सो इतना तो चलता है हमारे पास, ठीक है, इतना हमारे पास चल सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे 47 और ये पॉइंट यहाँ तक लेके आए। सो जब पॉइंट लेफ़्ट की तरफ आए तो वो क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, उसकी पावर 3 वैल्यू छोड़ के आई है। सो हम लोग 10 की पावर 3 लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी ये कि जब आप पॉइंट के बाद वैल्यूज़ पूरी लिखते हैं ना तो आपका आंसर बिल्कुल एक्जैक्ट आता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ई डैश भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल। अब इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे और लेक्चर को यहीं एंड करेंगे, जो कि हमारा बहुत लंबा हो गया, ठीक है। और ये आपने ये याद रखना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है स्टूडेंट। जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास कहाँ से है, हमारे पास हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है। सो सबसे पहले हम लोगों ने डाटा लिखना है और स्टेटमेंट को थॉरोली पढ़ना है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड टू बी 5 × 10⁻³ meters per second to an accuracy of 0.003%. Find the uncertainty in determining the position of this electron. So हमें स्पीड दी हुई है और हमने पोजीशन निकालनी है। सो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है, सो हम लोग यहाँ पे डाटा शेट है, यहाँ पर कोई ख़ास नहीं है। बाय द वे अगर आप स्पीड लिखना चाहें तो स्पीड लिख सकते हैं। स्पीड कितनी दी हुई है हमें 5 × 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। और बाकी हमें कहा हुआ है कि अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है इन डिटर्मिनिंग द पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा एक्स हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू एच ओवर डेल पी। अगेन डेल पी क्या है, पी हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी होता है, ठीक है। बाकी मैथ्स तो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, मैथ्स हमारे पास क्या कांस्टेंट है। सो हम लोग डेल्टा किसके साथ लगा देंगे, वी के साथ लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की चेंज हो सकती है। बाय द वे मैथ्स हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, फर्दर हम लोग यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, और वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं कि डेल्टा वी को इस तरफ ले आते हैं और एच एम मल्टीप्लाइंग विद डेल्टा एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमने सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे। डेल्टा वी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकालना है, हमें चाहिए वेलोसिटी। जब तक वेलोसिटी हमें मालूम नहीं होगी तब तक हम लोग का डेल्टा एक्स नहीं निकाल सकते। तो डेल्टा वी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे कहा हुआ है कि 0.003% एक्यूरेसी इसमें मौजूद है, ठीक है। तो 0.003 लिखूँगी, परसेंट है तो 100 से डिवाइड करूँगी। परसेंट से मैं दूसरी साइड पे जाना चाह रही हूँ, ठीक है, परसेंट को हटाना चाह रही हूँ। तो और उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, वी से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब वी से मल्टीप्लाई करूँगी 5 × 10⁻³ से
तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा वी बन जाएगा। तो इस तरह से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0.003 विच इज़ डिवाइडिंग विथ 100, और अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 10⁻³ से, और इस तरह आपके पास क्या निकल आया है, डेल्टा वी निकला है। तो डेल्टा वी निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास जो दिया हुआ है सवाल में कि इतनी क्या है, इतनी % एक्यूरेसी है, परसेंट से हम लोगों ने परसेंट को ख़त्म करना है तो हमने 100 से डिवाइड किया और फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हम डेल वी निकालना चाह रहे हैं। हम लोग डेल समझ लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पास वी था, तो डेल और वी को जुड़ाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने परसेंट से दूसरी तरफ शिफ्ट किया। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, 0.15 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है। सो डेल वी हमारे पास कितना आ रहा है, 0.15 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसको आप लोगों ने सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 विच इज़ डिवाइडिंग विथ मैथ कितना दिया हुआ है। अब मैथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको आना चाहिए 9.11 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी 0.15। तो इसको आप लोग डिवाइड करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडिंग विथ 9.11 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइंग विथ 0.15। तो इस तरह आपका आंसर निकल आया 4.85 इंटू 10⁻³ और ये हमेशा बात याद रखनी है, एक्स का मतलब ही क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी कह सकते हैं, मगर उस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर्स होता है। सो डेट्स वाई हम लोगों ने इसको यूनिट क्या लगाया, मीटर्स लगाया। सो मैं अगेन आपको बता दूं कि हम लोगों ने डेल भी कैसे फाइंड आउट किया। हमें कहा था 0.003% एक्यूरेसी है, तो परसेंट से हम लोगों ने परसेंट को ख़त्म करना है तो 100 से डिवाइड कर दिया और साथ में हम लोगों ने वी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डेल ये हमारे पास डेल था और वी हमारे पास वेलोसिटी गिवन थी, दोनों को जुड़ाने के लिए हम लोगों ने परसेंट को ख़त्म किया और सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि आप लोगों को समझ आया होगा उम्मीद करती हूँ। और वीडियो वो लेक्चर पसंद आए तो लाइक किया करें, दूसरों के साथ शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को इंशाल्लाह 100K तक लेके जाने की हम लोग नहीं, मतलब आप लोग शेयर करेंगे और मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने एज ए रिवार्ड मेरे चैनल को दूसरों के साथ शेयर किया और दूसरों को रिकमेंड किया, ठीक है। सो इस तरह से मैं लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी और इसी तरह से आप लोग लेक्चर्स के बारे में मुझे लेक्चर कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।